क्या आप जानते हैं, एक चुटकी नमक ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को हिला। 78 लोग 6 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। 60,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां होती और महिलाएं पहली बार एक प्रभावी भूमिका में जन आंदोलन के रूप में सामने अग्रणी भूमिका निभाती हैं। नमस्कार आप सभी का, मैं हूं डॉक्टर जावेद चारा और आज हम लोग इतिहास के पन्नों से हमारी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे भारत में नमक कानून की कहानी और कुछ अनकही अनसुलझी चीजें जो आज हम लोग इस पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में आज के हमारे अतिथि प्रोफेसर राधा माधव भारद्वाज जी सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं और सर की बहुत सारी बुक्स जो हैं वो हिस्ट्री पे दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में शामिल की गई हैं, जिनमें वृतास एंड उत्सवास इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया जो इनकी पब्लिश हुई थी 2015 में। उसके अलावा सर की एडिटेड बुक है रीइंटरप्रेटेड इंडोलॉजी एंड इंडियन हिस्ट्री इंस्टीट्यूशंस इंटेंशंस सोर्सेज एंड इश्यूज। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद सर, आपको। आज हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून की कहानी। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पेपर्स में, जिसमें गांधी एंड एजुकेशन, उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं थर्ड सेमेस्टर में एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो उसमें गांधी जी के बारे में बड़ा एक विचार सुनने को मिलता है। इसके अलावा सर एक और पेपर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो ये बताता है कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा और कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसका प्रसार हुआ। उसमें सर ये जो हमारा आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है ये बहुत रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि इसको छुए बिना हम लोग भारत के नेशनलिज्म को नहीं समझ पाएंगे। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये क्या था, और इसमें क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एक नमक कानून को तोड़ा गया, लेकिन सर औपनिवेशिक समय में बहुत सारे ऐसे और भी औपनिवेशिक कानून थे, जैसे जंगल कानून हो गया और भी रोलर एक्ट, बहुत सारे कानून आए थे, लेकिन नमक कानून को ही क्यों गांधी जी ने चुना? ये सर एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज तक भी इस पे सवाल खोज रहे हैं कि इसका क्या एक जवाब होना चाहिए। क्यों गांधी जी ने नमक कानून को चुना? धन्यवाद जावेद जी, आपके इस प्रयास की मैं तारीफ करता हूं कि जंग आज़ादी की एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपने फिर से देश दुनिया के सामने में उठाया है और नए जमाने के बच्चों को नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, धरासान साल डिपो पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गांधी जी के विचारों को और सत्याग्रह के प्रयास को समझने का एक मौका मिलेगा। गांधी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अंग्रेजी हुकूमत से, उनकी फोर्सेस से, बंदूकों से, जेल से जो भारत की गरीब जनता थी, कम पढ़ी लिखी जनता थी, उनको कैसे मेनस्ट्रीम राजनीति में लाया जाए बिना कम खर्चे के, बिना डरे हो। तो जब गांधी ने इरविन को लेटर लिखा और इरविन ने मिलने से मना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तब साबरमती आश्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई और उन्होंने गांधी को अधिकृत कर दिया कि आप अपने मन से जो विषय चुने, जैसा रास्ता अख्तियार करें, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। सबको विश्वास था कि दक्षिण अफ्रीका से लेकर और भारत में 1930 तक आते आते गांधी सत्याग्रह के सबसे बड़े अगुआ और एक्सपर्ट के रूप में स्थापित हो चुके थे। सबको मालूम था ये जो करेंगे अच्छा करेंगे। इन्होंने कई बार जीत दिलाई थी, चाहे वो खेड़ा आंदोलन हो या बिहार में चंपारण का भी सत्याग्रह हो, किसान आंदोलन हो,
इंडिगो के अहमदाबाद खिलाफ, में। अहमदाबाद में मिल मजदूर हो, तो सबको विश्वास था और तब गांधी जी को अधिकृत किया गया। नमक को चुनकर गांधी जी ने अपने बुद्धिमत्ता का और दूरदर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि जैसे सांस पे कोई कर नहीं लगा सकता, वैसे ही कोई नमक पे कर नहीं लगा सकता। जी। नमक एक नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दा था। इसकी व्याख्या मैं करूंगा। ये ईश्वर का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ, यह कुदरती चीज थी जिसमें कोई सरकार कर नहीं लगा सके थी। पानी से निकलता था, पूरे देश को लोगों को चाहिए। गांधी जी ने बहुत अच्छा सोचा कि अहिंसक आंदोलन को इसी के इर्द गिर्द हम रखेंगे, और उन्होंने कहा कि बहुत अमानवीय कर है, सरकार, ब्रिटिश सरकार को इस तरह का कोई कर लगाने का, कानून बनाकर मोनोपोली रखने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे भारतीय लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। जैसे पानी से नमक नहीं चल सकता, पानी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, उसका नमक के बिना भी जिंदगी नहीं चल सकती। तो उन्होंने यही सोचा, और तब उनके मन में आया कि समंदर के किनारे जाकर, जो प्राचीन काल से भारतीय लोग करते हैं, वही वहां नमक हम बनाएंगे। जो आपने कहा एक चुटकी नमक, इसी एक चुटकी नमक को ब्रिटेन के एक बड़े जर्नलिस्ट ने उठाया भी था और मॉक किया था, तंज कसा था कि एक चुटकी नमक से क्या ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल जाएंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके शब्दों को न दोहराएं। ये एक चुटकी नमक देखने में लगता था, लेकिन इसका बड़ा व्यापक असर हुआ। और आप जब देखेंगे पूरे देश में, गांधी जी के बाद में अरेस्ट हो जाने के बाद पहला काम, बड़ा काम हुआ घरासान में, साल्ट मोनोपोली के खिलाफ लोगों ने सत्याग्रह किया, लाठी खाई, 320 लोग घायल हुए। तो ये तो बाद में हुआ, लेकिन अभी गांधी जी ने सोच रखा था कि इसमें किसी का खर्चा नहीं लगेगा, और लोगों को साबरमती से शुरू होने के समय में ही कह दिया खड़े होकर कि आप लोग जो इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो, यही सोच के इकट्ठा हुए हो कि आपको ब्रिटिश सरकार जेल में नहीं डालेगी, आपको लाठी से नहीं मारेगी, आपको आपकी संपत्ति नहीं छीनेगी, आप बेखौफ यहाँ आए, तो आप नियम समझिए कि हमको अपना आंदोलन अहिंसक रखना, और अहिंसक अगर रखेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत कंफ्यूज हो जाएगी, गोली चलाएं, लाठीचार्ज करें कि न करें। तो इसी का फायदा हम लोग को उठाना है, और कसम खाइए कि आप लोग इस सत्याग्रह में कोई भी गलत चीज हाथ में नहीं लेंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, और ये अहिंसक रहेगा, पूरा पूरा अहिंसक रहेगा। ऐसी अहिंसक नेचर के कारण अधिकांश से अधिकांश लोग जुड़ते चले गए, और जो ना होना चाहिए था वो जंग आजादी में घटित हो गया, जिसकी कल्पना अंग्रेजों। बिल्कुल ठीक सर, जैसे आपने कहा कि सबसे आसानी से औपनिवेशिक शोषण को समझने के लिए और बहुत ही सरल भाषा में एक समझने लायक जो मुद्दा था आम जनता के बीच में, जिसने हर वर्ग, जाति, अमीर गरीब, महिलाएं, लिंग भेद सब मिटा दिए। और क्योंकि ये बहुत ही आसानी से जनता को समझ में आने वाला मुद्दा था, क्योंकि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इस मुद्दे का ध्यान सब वर्ग की तरफ गया। और भारत में हर बच्चा, हर पुरुष, महिला अपनी सारी जो बाउंड्रीज थी उनको पार करते हुए गांधी जी का उन्होंने साथ दिया, क्योंकि बाकी राजनीतिक जो जागरूकता लोगों में उस समय नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत आम मुद्दा था, उनको आसानी से समझ में आ रहा था कि नमक कानून से उनके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, उनकी थाली में कैसे ये दिखेगा। क्योंकि हम लोग एक एंगल ये भी लेते हैं कि जब ब्रिटेन ने ये कर लगाया, नमक कर, तो उनके रेवेन्यू में लगभग 8% जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो नमक से होता था। लेकिन नमक क्योंकि पूरे भारत में खाया जाता है और हर वर्ग, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र सबका भेद मिटाते हुए पूरे भारत के लोग इसका यूज करते हैं, तो आसानी से सब लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये नमक कानून है और इसका विरोध करना चाहिए। और कोई औपनिवेशिक सत्ता किस तरीके से शोषण जब करती है ना, तो ये वो एक बड़ा हमें इसका परिणाम हमें देखने को मिला। सर बहुत ठीक कहा सर आपने। दूसरा सर, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से, फिर वो जो एक पृष्ठभूमि बनी आगे, 384 किलोमीटर का एक लंबा सफर उन्होंने तय किया,
बहुत सारे दिन उसमें लगे, गांव गांव में लोगों ने स्वागत किया और एक इसको जन आंदोलन इसको किस तरीके से बनाया सर, इस पे थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए। जावेद जी, नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च से शुरू हुआ 12 मार्च से 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल को ये एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल आंदोलन था, इस सेंस में कि ये न केवल एक राजनीतिक आंदोलन था, यह एक सामाजिक आंदोलन भी था। राजनीतिक आंदोलन इस सेंस में कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हम लड़ रहे थे, लोगों को लामबंद कर रहे थे, मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनको ला रहे थे। लेकिन ये जो आंदोलन शुरू हुआ सर, आपको बताऊं मैं कि गांधी जी ने बहुत सोच समझकर पूरे भारत से 78 लोगों को चुना, कहीं कहीं 80 की भी चर्चा चलती है, हर जाति, क्षेत्र, धर्म के लोगों को चुना, जिसकी आज व्याख्या होती है, जिसकी आज हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो बहुत सोच समझ के रणनीति थी उनकी गांधी। तो एक तो राजनीतिक लेवल पे लामबंदी का उनका मंशा थी, उनकी मंशा थी, और दूसरी सामाजिक क्रांति भी चल रही थी। उनको ये भी दिखाना था कि भारत एक है, हम सभी भारतीय एक हैं। और खासकर हिंदू समाज में जो अपर कास्ट, लोअर कास्ट का, दलितों का, छुआछूत की समस्या थी, उससे भी लड़ रहे थे कि कई दलितों को भी इन्होंने शामिल किया था। और एक जगनलाल नाम के व्यक्ति थे जिनका स्केच अभी एक डॉक्टर रिजवान ने पीएचडी किया उस पे, वो हर दिन का स्केच बनाते चलते थे। इसका बड़ा जादू का असर जब गांधी जी शुरू हुए वहां से, तो एक अरुणोदय नाम की टोली बना रखी थी, जिसका काम था इनसे पहले पहुंचकर उस गांव में लोगों से मिलकर इनके खाने पीने की व्यवस्था कर। तो अब ये जो इन्होंने चुना 379-90 किलोमीटर की यात्रा, ये चाहते तो दौड़कर एक ट्रेन से, बस से और इससे भी गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, गांधी जी बड़े एक्सपर्ट थे। इन्होंने तौल लिया था कि जो जो हम उसके नजदीक जाएंगे, इसकी खबर और रिपोर्टिंग पूरे देश दुनिया में होगी और लोग जगते चले जाएंगे। और वही हुआ। जब जब ये किसी गांव में टिकते थे तो ये साथ साथ भोजन इनका बनता था, बिना किसी जाति से। सब लोग मिलकर, आप पूछेंगे कुछ एक आध घटना बताइए, लोग इनके स्वागत में तोरण द्वार लगाए हुए थे, भारतीय झंडे लगा रहे थे, हाँ, इनके लिए चरखा काटने लगे थे, बहुत सारे लोग इनके साथ साथ चलने दौड़ने लगे थे, और एक ही जगह सहभोजन चल रहा था। तो बहुत बड़ा मैसेज एकता का भी दिया उन्होंने, अंग्रेजों को तो दिया ही, ये बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने दिया। इसको हम यूं भी कह सकते हैं सर, ग्रामीण भारत की सुनियोजित लामबंदी एक तरीके से। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। और राजनीतिक जागरूकता जो आम जन में लाने का प्रयास इस दांडी यात्रा के द्वारा उन्होंने बिल्कुल किया। बिल्कुल, जो पहले बुर्जुआ क्लास तक, आप कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट 20 इयर्स का इतिहास है, जो उसके बाद गरम दल का इतिहास है, वो अपर मिडिल क्लास और टाउन अर्बन क्लास तक सीमित था। गांधी जी ने इसके माध्यम से जो पहले नहीं कर सके, वो इसके माध्यम से हर जाति, धर्म और महिला को जोड़ दिया, इससे सबको मिनिस्ट्री में ला दिया और भारतीय राजनीति को गांव तक लेके चले। तो ये बहुत आवश्यक था। अंग्रेजों के खिलाफ अगर लड़ना है, पूरे भारत को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसने साबित कर दिया। वो बताएंगे आपको कि ये आंदोलन गांधी के जेल जाने के बाद और धरासान डिपो के बाद, जब पूरी दुनिया में इसकी रिपोर्टिंग हुई, मद्रास में, त्रिचनापल्ली में, तंजौर में, कालीकट में, असम से नोआखाली तक, बंगाल में, और भी कई जगह, पेशावर में, कराची में जी, और भी कई जगह ये आंदोलन स्वतः चलता था। गांधी तो जेल में थे जी। तो अगर ये अहिंसक आंदोलन नहीं होता, जिसकी शपथ दिलवाई थी गांधी जी ने कि कोशिश कर, मतलब हमेशा ध्यान रखना कि आंदोलन अहिंसक है, नहीं तो फिर पुलिस को दमन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर लोग डर जाएंगे और फिर ये लामबंदी हो नहीं पाएगी। लेकिन ये पीसफुल आंदोलन गांधी के जेल जाने के बाद पूरे भारत में हम देखते हैं कि अगले 8 महीनों तक 1932 में चलता रहा। और सर, अब मैं
जैसा कि आपने बताया सर कि ये बहुत एक लंबा आंदोलन हमारा चला, तो सर इस आंदोलन को ब्रिटिश की इनकी प्रतिक्रिया क्या रही कि ब्रिटिश सरकार ने जैसे शुरुआती चरण में नमक सत्याग्रह और व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन का आकलन उन्होंने कैसे किया और समय के साथ उसकी प्रतिक्रिया किस रूप में बदली, गिरफ्तारियां भी हुई और साल्ट एक्ट को जब पूरे भारत में अलग अलग जगह तोड़ा गया तो किस तरीके से जो ये हमारे अहिंसक नैतिक सत्याग्रही थे उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, हिंसा भी हुई, तो सर आप उसको इसका किस तरीके से आकलन करते हैं ब्रिटिश दमन का? साबरमती से जब गांधी जी चलने लगे उसी समय उन्होंने इसका नेचर इसका चरित्र बता दिया था कि अगर आप अपने आंदोलन को अहिंसक रखेंगे तो कोई भी खतरनाक से खतरनाक और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आपको गोली नहीं चलाएगी, आपको जेल में नहीं डालेगी, आपकी जान नहीं लेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको लाठीचार्ज कर सकती है। लेकिन कंफ्यूज रहे, इनका शब्द था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत चक्का रह जाएगी कि क्या करें, ये तो नैतिक इशू है, ये तो कोई हिंसा भी नहीं कर रहे हैं। तो वही हुआ जब गांधी जी ने नमक बनाया तो कई जगह बनने लगे। तो शुरू में ब्रिटिश गवर्नमेंट सच में भौचक रह गई और गांधी जी पर भी और सत्याग्रहियों पर कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया। इससे भारतीयों का मनोबल बढ़ गया कि भाई बेखौफ हम लोग लड़े, ये भी कोई एक डर हथियार नहीं है, है, ये भी एक हथियार ये है, भी और हथियार है। ब्रिटिश शासन से लड़ने का। बिल्कुल ये हथियार था, बहुत बड़ा हथियार था। लेकिन जब ठीक एक महीने के बाद 19 मई को धरासान डिपो, साल्ट डिपो पे जो उनका एक अधिकार में बनता था, वहां से बिकता था, वहां पर अटैक करने का, सिविल नाफरमानी का जो शब्द है कि वो पैसिव रेसिस्टेंस हम करें, हम उसको घेरा को तोड़ेंगे लेकिन अहिंसक ढंग से तोड़ेंगे। तो उस दिन जो घटना घटी, करीब 320 लोग घायल हुए और बाद में कितने मरे उस दिन, तो दो लोग उस दिन मरे। इसकी जो रिपोर्टिंग हुई वो दिल दहला देने वाली थी जी। और उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि नहीं ये अहिंसक हो रहा है और अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये और फैलता चला जाएगा, तो फिर इट विल शो टू द वर्ल्ड एंड इंडियंस दैट वी आर टूथलेस पीपल, हमारी सरकार हिल गई है। तो फिर उसके बाद अपने साल्ट कानून का इस्तेमाल करते हुए फिर तो उन्होंने ब्रुटैलिटी की हद कर दी और लाठीचार्ज किया पूरे भारत में, कई जगह फायरिंग्स हुए, अरेस्ट किया, उनके प्रॉपर्टी को छीना, जमींदारियों को छीना, उनके पद छीने। तो एक डर का माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया कि ऐसा ना सोचो कि हम एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन लेंगे, जो उन्होंने एक्शन लिया। सर ये जो दांडी यात्रा के दौरान जैसे गांव-गांव में आपने बताया कि एक पूरी टोली आगे जाती थी और जब गांव में उनका स्वागत भी होता था तो उस समय महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब साथ में देते थे और विद्यार्थियों ने स्कूलें छोड़ दी और सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफे दे दिए। हाँ, दिए। तो ये भी एक बड़ा व्यापक असर पड़ा। और सर इसमें फिर महिलाओं का क्या रोल रहा इस आंदोलन? मैं उतने डीप में तो जैसे आप बात कर रहे थे हाँ, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी उस यात्रा में एक भी महिला, लेकिन गांव में भोजन जो पकता होगा वो अवश्य महिलाएं वहां के, क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व में एक जादू था जावेद जी। सबको लगा कि मसीहा जो हमें अंग्रेजी हुकूमत से, उनके जेल से, उनके बंदूकों से, उनके तोपों से, उनके आर्मी से बचा लेगा। ये जो एक सेक्रेडनेस पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमता है वो गांधी के इर्द गिर्द घूमने लगा था कि इतना बड़ा आदमी है, इंग्लैंड से आया है और धोती, यही तो घुटने तो धोती पहनता है, आम आदमी की तरह रहता है, ये हमें बचा लेगा। जिसकी बात में बड़ा जादू था और गांव में दूर दूर तक लोग आके इनकी बात सुनने के लिए रात में इकट्ठा होते थे। वो भोजन बनाने का काम महिलाएं भी करती थी, इनकी बात सुनने महिलाएं भी शामिल करती थी। तो ऐसा नहीं है कि यात्रा में तो महिलाएं शामिल नहीं हुई, गांधी जी ने नहीं चुना होगा, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ, अपने पिता के साथ, भाइयों के साथ इनके स्वागत में गांव गांव आती रही। 1 महीने की कड़ी यात्रा चली। तो इस तरह उनका योगदान तो था। और तुरंत ही फिर हम देखते हैं कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा सरोजिनी नायडू जी कंधों पर गांधी जी ने भार दे दिया। पहले तो भार दिया था अब्बास तैयब को, लेकिन अब्बास तैयब जी जब वो भी अरेस्ट हो गए तो थर्ड पर्सन यही थी। और असल में जिस दिन धरासान साल्ट डिपो पर हमने पैसिव रेसिस्टेंस किया, उस घेरे को तोड़कर नमक को अपने हाथ में लेने की शायद कोशिश की भारतीयों ने, उस दिन की नायिका यही थी। और उन्होंने खड़े होकर भारतीयों को कहा, जिसे गांधी जी ने साबरमती में कहा था कि
प्यारे सत्याग्रहियों, आपको कसम है कि आप पे जुल्म ढाए जाएंगे, आप पे लाठियां बरसेंगी, लेकिन आप प्रतिकार नहीं करेंगे, अपना हाथ भी नहीं उठाएंगे, जिसकी वजह से 2 तो इमीडिएट मरे, 320 घायल हुए, खून से लथपथ हो गया वो सड़क, वो मार्ग जो था। तो महिलाएं, उसके बाद तो महिलाओं के पीछे नहीं देखा, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे याद आती है, जावेद जी, जिसमें क्या हुआ था कि जब ये आंदोलन चला था 1905-6 में, बाइकॉट स्वदेशी, उसके लाइट में प्रेमचंद की एक कहानी थी, जिसमें ब्रिटिश फॉरेन क्लॉथ्स के सामने धरने वगैरह चल रहे थे। तो उसमें बहुत सी महिलाएं ये भी चाहती थी कि वो अपने धनी होने के कारण जॉर्जेट और विदेशी कपड़े जो बहुत फिसलता है, गॉर्जियस लगता है, वो न पहने, अपने देश के लोगों के द्वारा बनाए गए खादी कपड़े पहने। तो ये गांधी जी के उस आश्रम वाले ये नमक सत्याग्रह से पहले की घटना है। तो महिलाएं पार्टिसिपेट तो कर रही थी इससे पहले से, ये मेरा मानना। इसमें लेकिन इसमें बढ़ गया, इनकी संख्या बढ़ गई, उनके मन से डर खत्म हो गया। हाँ, ये बात सब। पर सर, जैसा आपने कहा कि नमक सत्याग्रह बहुत ही नैतिक प्रतिरोध था, हाँ, सत्याग्रहियों का, और उसके बावजूद जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनका जो दमनकारी एक वो रहा कि उन्होंने निहत्थे लोगों पे लाठियां चलाई, खून बहाया बहुत सारे निर्दोष लोगों का। तो क्या इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, जैसे आपने कहा कि गांधी जी ने ये सुनियोजित तरीके से ग्रामीण लाभपंथी थी लोगों को राजनीतिक रूप से अवेयर करने की, तो क्या एक मीडिया पे, कोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसका कुछ प्रभाव दिखा हमें? जबरदस्त प्रभाव हुआ जी। वेब मिलर की बात तो मैं क्या रिपीट करूं, पूरा दुनिया जानती है। वो गांधी के साथ दांडी यात्रा में भी चलते थे। अच्छा। और जिस दिन नमक सत्याग्रह धरासान डिपो पे हुआ, उस दिन वो आंखों देखा हाल रिपोर्टिंग कर जी। और उसके रिपोर्टिंग को, वो दिल दहलाने वाली रिपोर्टिंग है। आप समझ लीजिए, उसकी रिपोर्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि उसके कारण वर्ल्ड के 1350 अखबारों में ये घटना छपी। सर, हमारे अपने देश की अखबारों को, नेटिव अखबारों को, अपनी भाषाओं के अखबारों को, मैं कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं हूँ, मेरा एक पेपर था बीए में, अब मैं एक पेपर पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो मैं कोई मॉडर्न इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जंगे आजादी से मोहब्बत है, उसकी हम लोग उपज हैं, उसका सुख भोग रहे हैं। और गांधी जिसके बड़े नायक थे, तो उनके हर कार्य को सर आंखों से लगाते हैं। जी जी। तो 1350 अखबारों में उसकी चर्चाएं हैं। और सुन लीजिए, यूएस कांग्रेस में इसके कई दिल दहलाने वाली ब्रुटैलिटी, ब्रिटिश ब्रुटैलिटीज की दिल दहलाने वाली बातों को यूएस कांग्रेस में पढ़ा गया और पूरी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत की जो नैतिक ताकत थी गवर्न करती, दे लॉस्ट देयर नैतिक ग्राउंड, मोरल ग्राउंड टू गवर्न। अपनी निगाह में वो गिर गए, दुनिया की निगाह में वो गिर गए। सो दिस वाज इट, यू कैन से दिस वाज इट टर्मिनल पॉइंट, a turning point in world opinion that shifted from the love of the Britishers to hate them. कि वो ऐसा कर सकते हैं, निहत्थे अहिंसक भारतीयों पर ऐसी लाठी, कहने को लाठी है, कई तलवार का बाप था वो, क्योंकि उसपे लोहे की और पीतल की मूठ लगा रखी थी कि सर पे लगते ही 2 भागों में फट जाए। वो बहुत डेंजरस था। और कोई एक जत्थे को नहीं, जत्थे पे जत्थे आगे आते गए, जत्थे पे जत्थे आते गए, उनको उन्होंने सर फोड़ते गए, वो गिरते गए, खून से लथपथ होते गए, लेकिन वो रुके नहीं। इस पूरी ब्रुटैलिटी का, निर्दयता का, जो ब्रिटिश हुकूमत और पार्लियामेंट अपने को रूल ऑफ लॉ की हिमायती कहती थी कि हम यहाँ शासन करने आए हैं, तो इससे पहले आपके यहाँ तो बड़े गंदे गंदे राजा लोग थे, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म में, ये सब बहुत गालियां लोग दे चुके हैं जी जी। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं वही, ये दुनिया ने पहली बार देखा, और इतना अप्रत्याशित इसका फल और असर हुआ। गांधी जी इतना सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा हुआ। इसलिए इमीडिएट कितना लाभ हुआ ये मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगले 15 सालों में देखिए तुमको भारत छोड़ जाना पड़ा, और तुरंत 5 सालों के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाकर उनको इलेक्शन करवाना पड़ा 1937 में, और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी इंडिया में। तो कितने वो अनपॉपुलर थे, ये साबित हो गया इससे। तो ये बहुत जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था गांधी जी का।
बिना खर्चे के भारतीय लोगों के मन से डर निकाल दिया और ये बता दिया कि अहिंसक राजनीति ही करोगे, ये कायरों का काम नहीं, बहुत साहस का काम है। तुम्हारे सर टूट सकते हैं, तुम्हारे प्रॉपर्टी छीन सकते हैं अंग्रेज, तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है। अगर आजादी चाहिए तो कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये 15 साल के बाद ऐसी बात हो गई, कोई सोता ना होगा। इसलिए देश को जगाने में, सभी जाति धर्म के लोगों को, महिलाओं को, सबको जोड़ने में इस आंदोलन ने बहुत महती भूमिका अदा की है। जी, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी मैनचेस्टर गार्जियन में लिखा था कि यूरोप ने एशिया में अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, क्योंकि जिस तरीके का हिंसक तरीके से इसको दमन किया गया। और टाइम मैगजीन ने 1930 में सर गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का के खिताब से नवाजा था। अच्छा, मैन ऑफ द ईयर। वाह वाह। और इसकी जो तुलना है दांडी यात्रा की तुलना उन्होंने बोस्टन टी पार्टी से। अच्छा, इसी कड़ी में सर मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम आज के लोकतांत्रिक भारत में कानूनों, नीतियों या आर्थिक निर्णयों के खिलाफ होने वाले आंदोलनों को देखते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह से हमें कौन कौन सी सकारात्मक और चेतावनी देने वाले सबक मिलते हैं? सविनय अवज्ञा में जो सिविल यानी मर्यादित, अहिंसक और आत्म अनुशासित प्रतिरोध का विचार है, क्या आपको लगता है कि आज वह किसी दबाव या संकट की स्थिति में? यानी समकालीन आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए क्या सीख हो सकती है? हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या सीख सकते हैं जो सिविल राइट्स मूवमेंट भारत में समकालीन समय में हो? दो तरह के आंदोलन है जावेद जी। एक हिंसक आंदोलन चल रहा है जिसको आप जेनजी के रूप में देख सकते हैं। अभी बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर में घुसकर मार रहे हैं, सामान छीन के लेके भाग रहे हैं। तो कहीं न कहीं असंतोष उन लोगों के मन में है जो बूढ़े पुराने नहीं उठा पाते हैं। गांधी जी का जो आंदोलन था, इसमें बच्चे से लेकर आप बूढ़े तक सब शामिल थे। हम बिल्कुल बच्चे नहीं कहेंगे, लेकिन सब। ये जेनजी आंदोलन जो चल रहा है वो गवर्नेंस के और उसके करप्ट गवर्नेंस के खिलाफ चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आपको लड़ना है, तो आपका आंदोलन भी डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए। जैसे नेल्सन मंडेला ने चलाया एंटी अपार्थाइड मूवमेंट साउथ अफ्रीका में, आखिर भागना पड़ा। पीटर डब्ल्यू बोथा की गवर्नमेंट थी, उसने जेल डाल दिया था इनको, लेकिन छोड़ना पड़ा। बहुत ज्यादा कुछ समय लग सकता है इसमें, ये इमीडिएट आपको गेन नहीं देगा जी। लेकिन हिंसक आंदोलन में जो गोली चलेगी, जिसमें लोग मारे जाएंगे, और फिर भी आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसका कोई, छात्र जीतेगा कि नहीं जीतेगा इसका कोई गारंटी नहीं। जीत भी सकते हैं, लेकिन आपके उसके बाद जो आपके हाथ में शक्ति आएगी, चूंकि वो हिंसक आंदोलन से आई है, तो वहां भी फिर हिंसा ही हो। ये मेरा मानना। बिल्कुल ठीक सर, आपका ये कहना है कि लोकतंत्र अगर आपको चाहिए तो तरीके भी लोकतांत्रिक ही होने चाहिए। लोकतांत्रिक मुद्दों के बगैर अगर आप कोई भी शासन को पलटने की कोशिश करेंगे तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाए। इतनी पावरफुल गवर्नमेंट नहीं, इतनी पावरफुल ब्रिटिश गवर्नमेंट जब एक अहिंसक नैतिक विषय से हिल गई, तो कोई भी सरकार हिल जाएगी। फिर भी लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नॉर्थ कोरिया में कोई अहिंसक आंदोलन अभी मुझे नहीं लगता कि चल पाए। चीन में जहां डेमोक्रेसी का बिल्कुल कत्ल कर दिया है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने, इसलिए 80 सालों से वही काबिज है। वहां अगर तियाननमेन स्क्वायर वाली घटना हो जाए जो 1989 में हुई और 10,000 छात्रों गोली मार दिया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अहिंसक आंदोलन ही चले। लेकिन अहिंसक आंदोलन अगर चलेगा तो बेशक रिजीम चेंज हो या ना हो, लेकिन जल्दी गोली सरकार नहीं चलाएगी आपको, और वो लंबा समय जरूर लेगा, लेकिन वो ज्यादा व्यापक होगा मुझे लगता है। तो ऐसा नहीं होगा। तो 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया, उनको जेल भिजवा दिया, हरा दिया जयप्रकाश नारायण ने, समग्र क्रांति जो थी वो अहिंसक गांधी जी का एक्सटेंशन था। ये दांडी मार्च का एक्सटेंशन था। 2 जगह पर बड़े भाषण दिए उन्होंने, एक गुजरात में, दूसरा पटना में, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो इसमें हम देखते हैं कि हांगकांग, वहाँ डेमोक्रेटिक आंदोलन चल रहा है। तो मैं दुनिया के लोगों को यही कहूंगा कि जैसे गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया, एक आदमी सत्याग्रह करेगा, लेकिन दुनिया में मैसेज जाए कि हम तुम्हारे
कानूनों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तुम्हारे जो शासन है भारतीयों पर, वो अमानवीय है, वो इनह्यूमन है। लेकिन हम पूरा आंदोलन नहीं चलाएंगे, एक आदमी जरूर बैठे। ऐसे ही मैं दुनिया भर के लोगों से कहता हूं कि एक आदमी जरूर बैठे, चाहे लगातार मैसेज जाए कि इस रिजीम में कुछ कमी है, इल्स है, इसको सुधार की जरूरत है, सुधार करो। नहीं तो एक से बढ़कर 1000, 1000 से 1,00,000, और फिर वो अहिंसक आंदोलन बन जाएगा। ये दुनिया की सरकारों को भी मेरा निर्देश है कि भाई मतलब अमानवीय सरकार न चलाइए, रूल ऑफ लॉ कीजिए, जो नॉर्थ कोरिया में और चाइना में तो बिल्कुल नहीं है। तो वहां क्या किस तरह का आंदोलन चले, ये मैंने सोचता हूँ क्या रूप पकड़े। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। एक व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे गांधी जी ने किया, और उसका एक व्यापक जो असर है वो हमें देखने को मिलता भी है कि मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे जो शख्सियत है, उन्होंने भी गांधी जी के नैतिक सत्याग्रह से प्रेरित वो हुए। सर एक और मेरा ये सवाल था, क्योंकि एक विचारक हैं जूडिथ ब्राउन, वो लिखती हैं गांधी प्रिजनर ऑफ होप, 1989 में उनकी ये बुक है। तो वो कहती हैं कि गांधी जी ने ये जो दांडी यात्रा है, ये हिंदू तीर्थ यात्रा शैली की तरह इसको प्रयोग में लाया है। सर इस पर आपके क्या विचार हैं? जूडिथ ब्राउन बहुत बड़ी हिस्टोरियन हैं और स्वतंत्र हैं कोई भी शब्द निर्माण करने में, टर्मिनोलॉजी यूज करने में, लेकिन मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जब आपने उसमें तीर्थ यात्रा लगा दिया, तो तीर्थ यात्रा का, चूंकि मैंने तीर्थ यात्रा पे और व्रत पे, उत्सव पे ही पीएचडी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो तीर्थ यात्रा में क्या है, ऐसे गांधी जी की तरह, दांडी मार्च की तरह वो कैलकुलेटेड एक गांव इतने इतने दिन पे तीर्थयात्री नहीं जाते। दूसरी बात, वो पुण्य के लिए और स्वभाव के लिए जाते, ये स्वभाव के लिए नहीं जाते, पुण्य के लिए नहीं जाते। इसलिए इसको तीर्थ यात्रा शब्द आपको मिल गया है, तो वो थूप कर वो दिग्भ्रमित करने वाली, मैं इससे इत्तेफाक नहीं। ये शुद्ध राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, नैतिक और आर्थिक पांचों मुद्दों का ये एकदम सम्मिश्रण था, समायोजन था एक चीज में, जो आपको दिखाई पड़ता है तो देखिए, नहीं तो पढ़कर इसकी व्याख्या करके समझिए या पूछ के समझिए, पांचों चीजें। बहुत सही सर, बहुत बेहतरीन। सर अंत में मेरा एक सवाल है आपसे, एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि जैसे आप जैसे इतिहासकार जिन्होंने इस दौर पर वर्षों काम किया है, और नमक कानून और संविधान के आंदोलन की कहानी में आपको सबसे प्रेरक और सबसे विचलित करने वाले पहलू कौन से लगते हैं? और आज के जो हमारे युवा श्रोता हैं, विद्यार्थी हैं, दर्शक हैं, जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और यूट्यूब पे देखेंगे, आप इतिहास, कानून और नैतिक राजनीतिक भागीदारी के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? जावेद जी, फिर रिपीट करना पड़ेगा, सबसे विचलित करने वाली बात धरासान साल्डिगो पर पहले दिन की घटना, वो आज से 96 साल पहले जो घटी, उसको मैं आंख बंद करके अभी भी देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, और ये देख रहा हूं कि हमारे देशवासियों पर नहीं, मेरे माथे पर लोहे और पीतल की मूठ वाली लाठी से ब्रिटिश हुकूमत, वायसराय और पुलिस कप्तान लाठी चार्ज करवा रहा है। कहने को वो गोली नहीं चला रहे हैं, लेकिन ये गोली चलाने से कम नहीं था। ये बहुत विचलित करने वाली बात है। हमें तो छोड़िए, अमेरिकन यूनाइटेड प्रेस का जर्नलिस्ट रो रो के लिख रहा है, और अगर नस्ल की बात करें तो अमेरिका लोग इंग्लैंड के ही नस्ल के हैं, लेकिन यूएस कांग्रेस में डेमोक्रेसी के नाम पर उसके रिपोर्ट को पूरा पढ़ा गया और फजीहत हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो वो दृश्य मैं आज भी सोचकर विचलित हो जाता हूँ, और लगता है कि क्यों न उसमें पैदा हुआ, मैं भी अपने सर पे लाठी खाता और वहीं मरता अपने देश के लिए। तो एक तो ये चीज भारतीयों का, गांधी जी की और सरोजिनी नायडू की बात पूरी तरह मानी, और लाठी चार्ज जब हुआ तो लोगों ने हाथ तक नहीं उठाया, जैसे लोग अपने बचाना चाहते हैं। सर नहीं, लोगों की कैसी ट्रेनिंग थी, और वो जो खून ही खून और लोग स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। ये घटना बहुत विचलित करने वाली है कि एक अपने को सिविलाइज्ड कहने वाली, बतौर डेमोक्रेटिक कंट्री, रूल ऑफ लॉ से चलने वाली कंट्री इंग्लैंड, भारतीयों को कैसे कहते थे कि हम रूल ऑफ लॉ बिलीव करते हैं, तुम तो नस्लियत में बिलीव करते हो, हमको तुम सेकंड
ग्रेट सिटीजन हो, हमको तुम सर्व समझते हो, हमको तुम दास समझते हो, हमको तुम नौकर समझते हो, तभी तो तुमने ऐसा व्यवहार किया। क्या तुम अपने देशवासी पर किसी पर ऐसे लाठीचार्ज कर सकते थे? ये बहुत दुख पहुंचाने वाली घटना है। दूसरी चीज, गांधी जी जब पहुंचते थे गांव में तो वहां के लोग तो पहले से तैयारी कर खाना बनाते ही थे। बहुत सारे महिलाएं और लोग अपने घर से भी इनकी पसंद का खाना ले लेके आते थे। नारियल पी लीजिए, कुछ और सब्जी, ये भुना हुआ चना खा लीजिए, ये खा। ये मुझे आदरणीय लेनिन की याद थी। जब मैं मार्क्सवाद को पढ़ रहा था, बीए में था, तो मैंने लेनिन की जीवनी पढ़ी थी। तो लेनिन जब प्रेसिडेंट हो गए थे यूएसएसआर के 1917 या 18 से लेकर 24 में, तो मर ही गए 54 साल की उम्र में। तो उनसे उनको जब पूरे रूस के लोगों को पता चला कि एक साधारण आदमी राष्ट्रपति बन गया, इस वजह तो जार के घर में 10 किलोमीटर तक आप नहीं घुस रहे थे। अब लोगों को पता लगा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और खेत खेत में घूमने वाला आदमी है, पेजेंट मजदूर की सरकार आ गई। तो गांव गांव से बुढ़िया वगैरह भी आती थी, उनके लिए अपने घर से रोटी बना के, कोई वहां का छाछ लेके कुछ लेके आती थी। तो ये मुझे याद आया कि जब आपका व्यक्तित्व बहुत विराट होता है, जब आपसे लोग स्नेह करने लगते हैं, तो वहां तो खाना बनेगा ही, लोग गांव से अपने अपने पसंद का अपने घर से इन सत्याग्रहियों के लिए भोजन लेके आते थे। तो ये सब बहुत मार्मिक प्रसंग हैं जो घटित हुई इस नमक सत्याग्रह के 3-4 सालों के दौरान। पूरे देश में यह आंदोलन चला, चाहे अंग्रेजों ने कितना भी लाठीचार्ज किया, प्रॉपर्टी छीनी, लेकिन अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 2 काम हुए इसमें, नमक बनाया, नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों को देना पड़ा। ये इमीडिएट फायदा हुआ जी जी। हाँ, कि आप जहां रहते हैं समंदर किनारे, आप अपने घर के इर्द गिर्द 5-10 किलोमीटर में आप अपने इस्तेमाल के लिए नमक बना सकते हैं। तो इस प्रकार दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को झुकना पड़ा इस नैतिक शक्ति के साथ। देखिए, दूसरा, इसी दौरान बहुत सारे लोगों को गांधी जी ने कहा था, अगर शक्ति हो तो कर भी मत देना। बहुत सारे लोगों ने कर भी नहीं। तो ये सब कुछ मिला जुला कर अंग्रेजों को लग गया कि मेरे दिन अब लग गए हैं। हाँ, अब ये रुकेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। और इसलिए चाहे दुनिया इसको एक लिमिटेड सक्सेस वाला आंदोलन कहे, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि 1935 में मात्र 4 वर्षों के बाद, 4.5 वर्षों के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और इलेक्शंस हुए, इंडियन गवर्नमेंट्स बनी, और फिर चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो अब उन लोगों को लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने तो इनकी आंखों में धूल झोंक दी थी, गांधी जी को कैसरे हिंद दे दिया था, बहुत लोगों का सर का खिताब देके इन लोगों का साथ ले लिया था, और बहुत से भारतीय लोगों को इंग्लैंड और फ्रांस के खंदकों में ले जाके लड़वाया था, इंग्लैंड और फ्रांस के फेवर में। अब क्या होगा? अब तो वो मुश्किल है। तो इसलिए राजनीतिक घटनाक्रम दांडी मार्च के बाद, नमक सत्याग्रह के बाद तेजी से बदली है कि 10 सालों में, 12 सालों में फिर सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बना लिया, आजाद फौज की सरकार बना ली, रुपया छपने लगा, अपना झंडा हो गया, और दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियत से, हुकूमत से उसकी दोस्ती हो गई, और मणिपुर और नागालैंड तक छीन लिया था। तो फिर बाद में लाल किले में आईने ट्रायल्स हुए, अंग्रेजों के मुकाबले में हमने अपने टॉप बैरिस्टर्स लगाए। तो ये सब के फिर बॉम्बे में नेवल रेटिंग्स ने आंदोलन कर दिया, गढ़वाल राइफल्स ने गोली चलाने से मना कर दिया था पेशावर में, अपने देशवासियों पर नहीं चलाएंगे। ये सारी घटनाओं का आकलन अंग्रेज इतिहासकार कर रहे थे कि मेरे दिन लद गए हैं, और अब बहुत ज्यादा इस तरह का ठग नहीं सकते हैं भारतीयों, रूल ऑफ लॉ नहीं करते हैं आप दोयम दर्जे का व्यवहार हमसे करते हैं। तो 15, 16, 17 सालों में हमें आजादी मिल गई, और उसी कांग्रेस के पार्टी के छत्र छाया मिली, गांधी जी के छत्र छाया मिली। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी का यह नैतिक आंदोलन, यह आर्थिक आंदोलन,
यह अहिंसक आंदोलन कम शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन नहीं था। जी जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि साथियों सर ने अभी बताया हमें कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, वो भी पूरी तैयार हो चुकी थी। और जिस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध किया गया और उसके बाद में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में लाहौर के रावी नदी के तट पे जो हुआ था, उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। और अगले साल के चौथे संडे पे, रविवार पे स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और उसी दिन से 26 जनवरी 1930 से पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। और वो एक पृष्ठभूमि पूरी तैयार कर दी कि अब भारत के लोग जो है वो डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते, वो पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और उसी पृष्ठभूमि पर ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये खड़ा होता है। और किस तरीके से बड़ी चतुराई के साथ गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ निकलते हैं और एक लंबे सफर पे निकलते हैं। वो सफर ये था कि भारत के आम लोगों को हर जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र के भेद से परे हटकर एक ऐसे मुद्दे को उन्होंने चुना जो आम व्यक्ति के थाली का मुद्दा था, उनके घर का मुद्दा था, ताकि आसानी में, आसान भाषा में, आसान तरीके से लोगों को ये समझाया जा सके कि औपनिवेशिक राज्य जो है किस तरीके से शोषण करता है और किस किस तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। तो एक नैतिक निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में गांधी जी दांडी यात्रा को शुरू करते हैं और ग्रामीण लामबंदी राजनीतिक रूप से शुरू करते हैं। और दांडी में जाके जब 6 अप्रैल 1931 को जब दांडी पहुंचते हैं और नमक के उस एकाधिकार वाले जो औपनिवेशिकवादी जो कानून था उसको तोड़ते हैं। और पूरे भारत में फिर उसके बाद से बहुत जगहों पर औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ा जाता है। किसान भूमि कर देना बंद कर देते हैं, जंगल कानून को भी तोड़ा जाता है। हमारे जो आदिवासी हैं वो जंगल में लकड़ियां और पशु चराने का काम करते हैं, जंगल कानून को तोड़ते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे भारत में आम जनता जो है वो राजनीतिक रूप से अवेयर होती है, जागरूक होती है और भारत का राष्ट्रवाद जो है वो पनपता है और आगे बढ़ता है, उसका प्रसार होता है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। जैसे सर ने बताया कि 1350 से ज्यादा मीडिया में इसको फ्रंट पेज पे हेडलाइन के साथ इसको छापा गया और इसका एक व्यापक असर दुनिया भर के अन्य नेताओं में भी देखने को मिला और भारत में भी इसका व्यापक असर हुआ, जिसका सर ने बताया कि 1935 का भारत शासन अधिनियम तुरंत लागू करना पड़ा और एक भारत के आजादी की एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। और जितने भी यूट्यूब को देखने वाले जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समझ होगी अगर उनको वो इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गांधी जी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही, जैसे कहते हैं, गागर में सागर भर देने वाला ज्ञान आज हमारे बीच में हमारे सर अरे जावेद, प्रोफेसर राधा माधव भारद्वाज सर ने जो हमें दिया है। सर बहुत कृतज्ञ हैं सर, आपने बहुत ही हमें समय दिया और आपने बच्चों के बीच में इस बहुत ही जरूरी मुद्दे को उस तरीके से एकदम जैसे आपने आंखों देखा हाल हमें सुनाया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत मेहरबानी जावेद जी, जी सर। आप इतने अच्छे प्रखर वक्ता हैं और संविधान के और कानून की, राजनीति शास्त्र की आपकी इतनी अच्छी समझ है कि मैं ज्यों-ज्यों आपके नज़दीक आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी और गर्व होता है। और आपने इस लायक मुझे समझा, मुझे मौका दिया। मैंने यूट्यूब पे एक ही बार, मैंने आज से 6-7 साल पहले एक कुंभ पे एक पेपर मैंने पढ़ा था। जी हाँ, सईद जाफरी जी मेरे सामने थे, वो जो आज तक के न्यूज़ एंकर हैं, वही जी जज के रूप बैठे हुए थे। जी तो उनको देख के मेरी आवाज और ऊंची हो गई। मैंने कहा इतने बड़े आदमी बैठे जी हुए हैं। तो मैं कोई मॉडर्न इंडिया का बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपने ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। और आपका ये यूट्यूब चैनल खूब पॉपुलर हो, लोग सुने, इसका लाभ उठाएं और आपको यश मिले, इसी कामना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।